मेरा नाम राघव है। मैं उस समय 19 साल का था जब मैं एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वहां मेरी नज़र एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत गरीब घर से थी। उसकी सुंदरता देखते ही मेरे मन में गंदे ख्याल आने शुरू हो गए। मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को किसी भी तरह अपने वश में करना है। मैंने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल साधारण और शरीफ घर की लड़की थी। वह लड़कों से घुलना मिलना नहीं जानती थी। कॉलेज में सिर्फ पढ़ने आई थी, कोई और फालतू काम करने नहीं। वह अपना आने वाला जीवन अच्छा बनाना चाहती थी। लेकिन मैं तो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। पैसे की कोई कमी नहीं थी और मन में जो आता वही करता था। मैं उसके पीछे पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने ठान लिया था कि जब तक इसका पूरा फायदा नहीं उठा लूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे मैं उससे बातें करने की कोशिश करता रहा। दोस्ती बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वह मुझे हर बार अनदेखा कर देती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। गुस्सा इतना चढ़ा कि मैं उसे जबरदस्ती पकड़कर खाली क्लासरूम में ले गया। वहां मैंने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसने जोर से मेरे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और चेतावनी दी, अब कभी मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। अगर फिर ऐसा किया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी और कॉलेज से भी निकलवा दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर आग भड़क उठी। उसी पल मैंने कसम खा ली कि इस लड़की से हिसाब जरूर चुकता करूंगा। मैंने उसके घर परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। पता चला कि वह अपनी बीमार माँ और बड़ी बहन के साथ अकेली रहती है। माँ को हमेशा कुछ न कुछ बीमारी रहती थी। मैंने उसके मोहल्ले में अपना एक आदमी तैनात कर दिया जो दिन रात उस पर नजर रखता था। कब घर से निकलती है, कब अकेली रहती है, सब कुछ बताता था। एक दिन उस आदमी का फोन आया और बोला, साहब, ये लड़की आज घर में बिल्कुल अकेली है। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। बड़ी बहन उसे अस्पताल ले गई है। मेरे लिए यह सुनहरा मौका था। मैं तुरंत उसके घर पहुंच गया। मैंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए जब मैंने घंटी बजाई तो उसने बिना सोचे दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने उसे जोर से धक्का देकर अंदर घुस गया और फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। वह चीखने चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे! लेकिन मैंने उसका मुंह जोर से दबाया और उसे कमरे में खींच ले गया। वहां मैंने उसकी असमत लूट ली। झड़प में मेरा मास्क नीचे खिसक गया और मेरा चेहरा पूरी तरह खुल गया। वह मुझे अच्छी तरह पहचान गई। वह रोते हुए मुझे गालियां देने लगी, बद्दुआएं देने लगी, लेकिन मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा मन भर चुका था। अब वह मेरी नज़र में कुछ भी नहीं थी। ऐसा मैंने सिर्फ उसके साथ ही नहीं किया था। पहले भी कई लड़कियों के साथ मैंने यही खेल खेला था। फर्क सिर्फ यह था कि बाकी लड़कियां खुद तैयार हो जाती थीं। मैं उनसे दोस्ती करता, एक रात मौज करता और फिर छोड़ देता। लेकिन ये पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ यह सब किया। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था। बस शरीर का सुख ही मेरा शौक था। उस दिन के बाद पहली बार मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हुई, क्योंकि पहली बार मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की थी। अगले ही दिन पापा ने कहा कि लंदन का कारोबार अब मुझे संभालना है। मैं फौरन तैयार हो गया। मन में डर तो था कि कहीं वह पुलिस में न चली जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन भी था कि वह अपनी बेइज्जती की बात किसी को नहीं बताएगी। गरीब घर की लड़कियां इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं रखतीं, और हुआ भी यही। वह चुप रही। कुछ दिन बाद मैं लंदन चला गया। वहां मेरी शादी प्रिया नाम की लड़की से हो गई। शादी के 2 साल बीत गए, लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। प्रिया ने कहा कि अब भारत लौट चलते हैं। हम भारत वापस आ गए। जैसे ही मैं अपने पुराने घर में घुसा, एक प्यारा सा 4-5 साल नौकरानी का बच्चा का दौड़ता हुआ आया और मेरी टांगों से लिपट गया। उसकी मासूमियत देखकर मेरे मन में अजीब सा प्यार उमड़ आया। तभी उसकी माँ भागती हुई आई कि बच्चा कहीं गिर न जाए। जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मैं गहरी नींद में था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे बार बार पुकार रहा है, पापा, पापा। एक नन्ही सी जान मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं आंखें खोलना चाहता था, लेकिन शरीर एकदम भारी हो गया था। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा हूं।
न हाथ पैर हिल रहे थे, न मुंह से आवाज निकल रही थी। अचानक किसी ने मेरे कंधों को जोर से झकझोरा। मेरी आंख एकदम से खुल गई। झकझोरने वाली मेरी पत्नी प्रिया थी। वह मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से तर था। प्रिया घबराई हुई आवाज में बोली, राघव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या कर रहे थे? मैंने पहले पसीना पोंछा, फिर लंबी सांस लेकर कहा, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। बहुत कोशिश की उठने की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तुम कहाँ से आ गई? तुम तो ऑफिस गई थी ना? आज छुट्टी तो नहीं थी? वह बोली, हाँ, आज मैं जल्दी घर लौट आई। ऑफिस में दिल बहुत घबरा रहा था। घर आते ही कमरे से तुम्हारी अजीब सी आवाजें सुनाई दी। प्रिया ने तुरंत मुझे अपनी छाती से चिपका लिया और मुझे संभालने की कोशिश करने लगी, जबकि अब मैं खुद को काफी हल्का और ठीक महसूस कर रहा था। उसने मुझे पानी का गिलास थमाया, तो मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर तुम्हें लग रहा है कि तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर चप्पल पहनते हुए बाथरूम की ओर जाते हुए बोला, बस, रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ। मैं नहा लेता हूं, फिर हम बाहर कहीं अच्छे रेस्तरां में खाना खाने चलेंगे। थोड़ी ताज़ी हवा लगेगी तो और अच्छा लगेगा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं भी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर वह अलमारी की तरफ चली गई। नहाते समय भी शावर के नीचे खड़े खड़े मेरे कानों में वही छोटी सी आवाज गूंज रही थी, पापा, पापा। पता नहीं कौन था जो हर रात मुझे इस तरह बुलाता था। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, सपने में एक नन्हा सा बच्चा आता और ऐसा लगता जैसे वह दर्द से कराहते हुए मुझे पुकार रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला तो प्रिया ड्रेसिंग टेबल पर बैठी मेकअप कर रही थी। मैंने भी कपड़े बदल लिए और तैयार हो गया। मैं भी आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। तभी प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, राघव, मैं सोच रही हूं कि अब भारत लौट चले, घर वालों से मिलने। लंदन आए हमें पूरे 6-7 साल हो गए। पता नहीं सब वहां कैसे होंगे। मम्मी पापा भी कई बार आए और हर बार यही शिकायत लेकर गए कि हम लोग अपने देश को ही भूल गए। शायद तुम्हें भी घर की बहुत याद आ रही है, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। मेरी मम्मी भी तो फोन पर रोते हुए कहती हैं कि बस एक बार आ जाओ बेटी। मैं सोच रही हूं कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वहां चलें। घर वालों से मिलेंगे भी और उनकी शिकायत भी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने सहमति में सिर हिलाया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो लौट चलते हैं। वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं रह रही। अगर कहीं कुछ हो गया तो कम से कम घर वालों को यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि उनका बेटा आखिरी बार उनसे मिला तक नहीं। मेरी यह बात सुनते ही प्रिया एकदम से उठ खड़ी हुई और घबराकर बोली, राघव, ये तुम क्या बोल रहे हो? भगवान न करे ऐसा कुछ हो। तुम्हें मेरी पूरी उम्र लग जाए। अगर फिर कभी मुंह से ऐसी बात निकाली तो मैं सचमुच बुरा मान जाऊंगी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। मैं चुप हो गया। फिर उसके पास जाकर उसके बालों को प्यार से कान के पीछे किया और धीरे से बोला, मैं जानता हूं प्रिया, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस कभी कभी दिल पर बहुत बोझ सा लगने लगता है। लगता है जैसे मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और अब उनको सुधारना चाहता हूं। प्रिया ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैं समझ सकती हूँ। हम 3 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मर्द के लिए अपनी गोद खाली देखना बहुत तकलीफ देता है। शादी को 7 साल होने वाले हैं, पर वह खुशी अभी तक नहीं मिली। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही मैं माँ बनूंगी और तुम्हारी सारी उदासी दूर हो जाएगी। ये सुनकर मैंने उसे जोर से गले लगा लिया और उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे, उदास मत हो। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही प्रिया ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो ना ये सारी बातें। चलो बाहर चलते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा खाना खाएंगे तो दिमाग भी ताज़ा हो जाएगा। ये कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैंने पीछे से लंबी सांस ली और खुद को संभाल लिया। हमारी शादी को अब लगभग 7 साल होने वाले थे। जब मैं लंदन आया था, उसके कुछ ही समय बाद प्रिया का पूरा परिवार भी यहाँ आ गया था। वे लोग हमारे परिवार को पहले से जानते थे, क्योंकि वे भी उसी शहर से थे
जहां मैं पैदा हुआ था। हमारी कंपनी के एक बड़े कार्यक्रम में प्रिया के माता पिता की मुलाकात मेरे माता पिता से हुई थी और वहीं दोनों परिवारों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। प्रिया के पापा भी लंदन में बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते थे। चूंकि मैं पहले से यहाँ था, इसलिए मेरे घर वालों ने यहीं आकर शादी कर दी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवार कुछ दिन रहे और फिर वापस चले गए। सिर्फ हम दोनों यहाँ रह गए। प्रिया भी बहुत अमीर घर की बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर। शादी के बाद उसने घर को पूरी तरह संभाल लिया था और साथ ही नौकरी भी करती रही। मैंने उसे कई बार कहा कि नौकरी छोड़ दो, आराम करो। मेरे पास सब कुछ है। मेरी कंपनी भी है, तुम्हारे पापा की कंपनी भी है। तुम चाहो तो दोनों संभाल सकती हो। लेकिन उसे नौकरी करना बहुत पसंद था। वह बोली, मुझे अपना शौक पूरा करने दो। मुझे किसी का सहारा लेकर नहीं जीना। इसलिए वह लंदन में किसी दूसरी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी और मैंने भी उसे कभी रोका नहीं। मैं मन ही मन यही सोचता रहता था कि अभी प्रिया अकेली है, घर में कोई बच्चा भी नहीं, तो अगर वह नौकरी करती रहेगी तो उसका दिमाग व्यस्त रहेगा, अकेलापन ज्यादा नहीं खलेगा। उसकी नौकरी से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं खुद इतना पैसा कमा रहा था कि कंपनी में रोज जाना भी जरूरी नहीं समझता था। फिर भी हम दोनों मेहनती थे। लंदन आने के बाद मैं पापा की दोनों कंपनियों को बहुत अच्छे से चला रहा था और प्रिया एक बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं थी। भारत में अपनी जमीनें थीं, गाड़ियां थीं, बंगले थे, लेकिन एक चीज की कमी हमें हर समय खल रही थी। वह थी संतान की खुशी। हम दोनों ने सारे टेस्ट करवाए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। रिपोर्ट हर बार एक ही आती थी, आप दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं, बस ऊपर वाले का समय अभी नहीं आया। डॉक्टर ने गोद लेने की सलाह भी दी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। भारत में अगर यह बात फैल जाती कि हमारा बच्चा गोद लिया हुआ है, तो समाज में हमारी इज्जत पर बट्टा लग जाता। हम पुराने खानदानी लोग थे, दूर दूर तक कारोबार फैला हुआ था। अगर गोद लिया बच्चा हुआ, तो लोग मेरी मर्दानगी पर ही ऊंगली उठाने लगते। प्रिया ने कई बार समझाया कि हम कोई बच्चा गोद ले लें और भारत में सबको यही बता दें कि अपना है, लेकिन मेरा मन कभी नहीं माना। मुझे लगता था कि मेरा अपना खून ही इस दुनिया में आगे बढ़े, पर किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। मैं तैयार होकर बाहर निकला तो प्रिया पहले ही पार्किंग तक पहुंच चुकी थी। मैं लिफ्ट से नीचे गया तो देखा वह किसी औरत के साथ खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं घबराकर तेज कदमों से पास गया। मैं कुछ पूछता, इससे पहले ही प्रिया ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और वह औरत मुझे हल्के से नमस्ते करके चली गई। मैंने प्रिया को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम रो रही थी? उसने सिर हिलाकर इनकार किया और बोली, आप बस कल ही भारत की टिकट बुक कर दीजिए। हम अब यहीं नहीं रह सकते। मुझे भारत जाना है। मेरी तबीयत अब यहाँ नहीं संभल रही। मैंने कहा, चलो पहले डॉक्टर को दिखा लें। बताओ तो क्या हुआ है? वह जिद पर अड़ गई। जो मैं कह रही हूं, बस वही कीजिए। मुझे अब भारत ही जाना है। ये कहकर वह गाड़ी में जा बैठी। मैं परेशान होकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने मुंह खिड़की की ओर कर लिया। मुझे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने बेवजह उसे बच्चे की बात क्यों छेड़ी, लेकिन लगा कि मामला कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, हम भारत जाकर सबको सच सच बता देंगे। मैं हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। वह आगे बोली, झूठ छुपाते रहने से तो बस खुद का ही नुकसान होता है। अगर हम साफ साफ बता देंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। आराम से बच्चा गोद ले लेंगे और नई जिंदगी शुरू कर देंगे। वैसे भी हम हमेशा के लिए तो भारत नहीं जा रहे, बस कुछ दिन रहेंगे, सबका दिल रख लेंगे, अपनी बात कह देंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ तो हजारों बच्चे गोद लेने को तैयार बैठे हैं। मैंने पूछा, तुम कौन से सच की बात कर रही हो? भारत जाकर क्या बताना चाहती हो? गोद लेने की बात तो हम फोन पर भी कर सकते हैं ना? वह कुछ पल मुझे चुपचाप देखती रही, फिर नजरें फेरकर बोली, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस मुझे भारत जाना है। मैंने कह दिया ना, अब दोबारा नहीं कहूंगी। उसकी बातों से मुझे अचानक किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, अगर कुछ है तो मुझे बता दो। हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे। भारत जाकर अचानक ऐसा ऐलान कर देंगे तो परिवार वाले मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं।
दूसरी शादी के लिए दबाव डाल सकते हैं। तुम हमारे घर के रिवाज अभी तक अच्छे से नहीं जानती। वह गुस्से में बोली, जितना मैं कह रही हूं उतना कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी साथी हूं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी? उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने तुरंत सिर हिलाया और खुद को संभाला। पुराने दिन याद आने लगे थे। वह चेहरा जिसे मैं भूलना चाहता था। अगर प्रिया को कभी उस बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने सारे ख्याल झटक दिए और गाड़ी रेस्तरां की ओर दौड़ा दी। रेस्तरां के पास पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क की। हम अंदर गए तो दरवान ने सैल्यूट ठोका। हम चुपचाप एक कोने की टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर में वेटर मेन्यू लेकर आया। मैंने देखकर खाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन प्रिया पूरी तरह खामोश और उदास बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया और वह उस औरत के सामने क्यों रो रही थी। एक बार जी में आया कि पूछ ही लूं, लेकिन मैं चुप रहा। लंदन में रहते हुए मैंने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि किसी की निजी जिंदगी में जबरदस्ती घुसना ठीक नहीं। पति पत्नी होने का मतलब यह नहीं कि हर छोटी बड़ी बात में उंगली डालो। हर इंसान को अपना अलग स्पेस चाहिए होता है। अगर हम उसकी प्राइवेसी में दखल देंगे तो वह हमसे ही दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने उस औरत वाली बात को पूरी तरह दिमाग से निकाल दिया और प्यार से प्रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी लाल लाल आंखों में देखकर बोला, प्रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बच्चा होना या न होना, इसमें न तुम्हारी गलती है न मेरी। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम भारतीय हैं, इन बातों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ के डॉक्टर तो बस दवाई लिखकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अब कल परसों हम भारत जा ही रहे हैं। वहां मैं तुम्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा, या फिर मम्मी के साथ तुम किसी अच्छे बाबा पीर के पास चली जाना। जानती हो ना, कई औरतें सिर्फ विश्वास से ही मां बन जाती हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर धीरे से बोली, मुझे वहां जाकर सच बोलना ही है। अब और झूठ नहीं छुपा सकती। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची। ये कहकर उसने अपना हाथ खींच लिया। मैं हैरान रह गया। अभी तो मेरी तबीयत खराब थी, मुझे तकलीफ थी, और अब वह इस तरह व्यवहार कर रही थी। जरूर कुछ गंभीर बात थी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या है? वो एक पल मुझे देखती रही, फिर बोली, जब पति मरने जैसी बात करे तो औरत का यही हाल होता है। अगर मैं अब भी चुप रही तो कल को सच में विधवा कहलाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस इसके लिए मुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे जोर का झटका लगा। बच्चे की बात से उसे इतना दुख नहीं हुआ था जितना मेरी उस एक लापरवाही भरी बात से हुआ था। मैंने फौरन कहा, अरे पागल, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। बस दिल थोड़ा भारी हो रहा था, अपनों की याद सता रही थी। भारत जाकर सबके साथ रहेंगे, हंसेंगे बोलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कहा था। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी एक आह भी मुझे अंदर तक जला देती है। अब उदास मत हो, नॉर्मल हो जाओ और इस अच्छी जगह का मजा लो। ये सुनकर वह हल्के से मुस्कुराई और मेरा हाथ थपथपाते हुए बोली, मैं कह रही हूं ना, भारत जाकर मैं सबको खुशियां दूंगी। तुम्हारी हर तकलीफ मिटा दूंगी। तुम्हारे दिल का सारा बोझ उतार दूंगी। तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी जहां सिर्फ सुकून और खुशियां होंगी। बस तुम टिकट बुक कर लो और घर वालों को मत बताना कि हम आ रहे हैं। उन्हें सरप्राइज देंगे। उसकी बातों से मुझे अच्छा लगा। मैंने मुस्कुराते हुए वेटर को फिर से बुलाया और जल्दी खाना लाने को कहा। खाना आया तो जैसे जैसे पेट भरता गया, प्रिया का मूड भी हल्का होता गया। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली कि चलो, थोड़ा तो सुधार हुआ। 1.5 घंटे हम वहां रहे, फिर पार्क चले गए। टहलते हुए हवा लगी तो तबीयत और अच्छी हो गई। प्रिया छोटे छोटे बच्चों को बड़ी प्यासी नजरों से देख रही थी। मेरा इरादा उसे दुखी करना नहीं था, पर अनजाने में हो गया। फिर हम घर लौट आए। घर पहुंचते ही मैंने भारत की फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन सीधी फ्लाइट 1 हफ्ते बाद मिली। उस 1 हफ्ते में हमें बहुत सारे काम निपटाने थे। प्रिया को ऑफिस में छुट्टी की अर्जी देनी थी। मुझे अपनी कंपनियों का काम मैनेजरों को सौंपना था। दिन बीतते गए।
आखिरकार एक हफ्ते बाद हम सामान लेकर भारत के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे न जाने क्यों मेरे दिमाग में भारत में किए हुए पुराने पाप बार बार घूमने लगे। हर बार मैं खुद को डांटता, राघव, अब वो बातें क्यों याद कर रहा है? उसका अब तेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट का ऐलान हुआ और हम अंदर बैठ गए। लंबा सफर पूरा करके सुबह सुबह हम भारत के एयरपोर्ट पर उतरे। जैसे ही भारतीय जमीन पर पैर रखा, अंदर तक एक अजीब सा सुकून फैल गया। लेकिन अगले ही पल दिल में बेचैनी सी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत जोर से पुकार रहा हो। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। फ्लाइट में भी कई बार आंख बंद की, पर हर बार कानों में एक ही मासूम आवाज गूंजती रही, पापा, पापा। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। बाहर निकलकर मैंने टैक्सी ली और सीधे अपने बंगले की ओर चल पड़ा। एयरपोर्ट से हमारे बंगले तक पहुंचते पहुंचते पूरे 1.5 घंटे लग गए। आखिरकार गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी। किराया चुकता करके हम दोनों सामान उठाए गेट की ओर बढ़े तो वहां खड़ा गार्ड मुझे देखते ही हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे खून की जगह पानी दौड़ रहा हो। खुशी के मारे वह दौड़कर मुझे गले लगाने लगा और चिल्लाने लगा, राघव साहब, अरे आप यूं अचानक? छोटे मालिक घर लौट आए। उसने घर के अंदर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। मैं मुस्कुराता हुआ प्रिया को साथ लेकर अंदर चल पड़ा। प्रिया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान खेल गई। इतने सालों से हम इस गर्मजोशी, इस प्यार से दूर थे। अब फिर वहीं सब कुछ मिलने वाला था। मुख्य दरवाजा पार करते ही अचानक किसी ने जोर से पुकारा, पापा, मेरे पापा। यह एक नन्ही सी मासूम आवाज थी। प्रिया भी चौंक कर उस ओर मुड़ी। अगले ही पल एक गोरा चिट्टा, गोल मटोल सा प्यारा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरी टांगों से इस तरह लिपट गया जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे देखकर उसकी हो गई हो। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मुझे गोद लो ना पापा। वह अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाकर बड़ी मासूमियत से बोले जा रहा था। मैं तो पिछले 7 साल से एक बच्चे के लिए तरस रहा था। उसकी यह पापा पापा की पुकार सुनकर मेरा दिल पिघल गया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे गोद में उठा लिया। प्रिया अचानक 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस मासूम पर था। मैंने उसकी गाल पर प्यार भरी चपत लगाते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? अभी मैं और कुछ कहता, तभी घर की पुरानी मासी जी दौड़ती हुई आईं। मुझे देखकर पहले तो खुशी से भर गईं, फिर बच्चे को गोद में लेते हुए बोलीं, माफ करना साहब, ये बहुत शरारती है। किसी को भी आते ही पापा बोल देता है। ये नई नौकरानी सिया का बेटा है। 2 महीने पहले ही काम पर आई है। सिया नाम सुनते ही मेरे सीने में धुक धुक हुई। मैंने बच्चे को गौर से देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, नाक, कहीं कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगा। मैंने फौरन नजरें फेर लीं। इधर मेरे आने की खबर पूरे घर में आग की तरह फैल चुकी थी। सब लोग मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ते चले आ रहे थे। मैंने जल्दी से ध्यान हटाया और प्रिया की ओर देखा। वह एक कोने में खड़ी थी, आंखें नम, उस मासूम को एकटक देख रही थीं। मासी जी बच्चे को लेकर सर्वेंट क्वार्टर की ओर चली गईं। मैं कुछ बोलता, प्रिया के पास जाता, इससे पहले ही मम्मी जी दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मैं सब कुछ भूलकर परिवार की खुशी में डूब गया। पापा, दादा दादी, भैया भाभी, सब मुझे देखकर पागल हो रहे थे। लेकिन प्रिया का हाल कुछ अलग था। उसने सिर्फ हाथ मिलाया, किसी को गले नहीं लगाया। मम्मी और भाभी ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो वह खुद ही पीछे सरक गई। उसका यह व्यवहार मुझे बुरा लगा, पर मैंने कुछ कहा नहीं। शायद लंबे सफर की थकान होगी। सबने हमें डाइनिंग हॉल में ले जाया। घर वाले बहुत खुश थे। बार बार लंदन की जिंदगी, सेहत, सबके बारे में पूछ रहे थे। बंगला पहले जैसा ही था, बस फर्नीचर और सजावट में काफी बदलाव हो गया था। मम्मी जी मेरी ओर देखकर बोलीं, बेटा, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा लाडला 7 साल बाद घर लौट आया। एक फोन तक नहीं किया कि आ रहे हो। अगर बता देते तो हम क्या क्या तैयारियां करते, एयरपोर्ट तक लेने आते, रिश्तेदारों को बुलाते, जश्न मनाते। ये तो बहुत गलत किया तुमने। मैं हंसते हुए बोला, मम्मी, इसी खुशी के लिए तो कुछ नहीं बताया। आप सबके चेहरे पर यह सरप्राइज वाली चमक देखना चाहता था। अगर पहले बता देता तो ये मजा कहाँ रहता। हम दोनों आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए चुपके से आ गए। सब मुस्कुरा उठे।
मम्मी जी ने प्रिया की ओर देखकर कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, बहू को भी साथ लाए, बेचारी पहली बार ससुराल आई है। अब चलो, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, कपड़े बदल लो, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। बहू तो बहुत थकी हुई लग रही है। मम्मी जी ने उसकी लाल आंखें देखते हुए कहा। मैंने भी प्रिया को गौर से देखा। फ्लाइट में भी वह चुप रही थी और अब घरवालों से मिलकर भी खुश नहीं लग रही थी। यहाँ आने की जिद तो उसी ने की थी, फिर अब उसके चेहरे पर उदासी क्यों? शायद उस बच्चे का पापा कहना उसे बुरा लगा हो। मम्मी जी की बात सुनते ही प्रिया अचानक उठी और बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत थकान लग रही है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मुझे कमरे में आराम करना है। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। मैंने सबको इशारा किया और उसके पीछे पीछे कमरे की ओर चल दिया। कमरे में घुसते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, प्रिया, क्या बात है? तुम यूं चुप चुप क्यों हो? वह सिर हिलाकर खामोश रही और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। प्रिया का यह ठंडा व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मेरा कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 7 साल पहले छोड़ा था। मम्मी हर हफ्ते खुद आकर सफाई करवाती थीं, इसलिए सब कुछ चमक रहा था। मैं चुपचाप फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो प्रिया कहीं दिखाई नहीं दी। मैं हैरान हुआ कि अभी तो खुद कह रही थी कि आराम करूंगी, फिर अचानक कहाँ चली गई। लंबे सफर के बाद उसकी तबीयत अक्सर कमजोर हो जाती थी। नींद पूरी न हो तो सिर दर्द शुरू हो जाता था। मैं सोच ही रहा था कि नीचे जाकर ढूंढूं कि तभी दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई। उसकी गोद में वही गोल मटोल बच्चा था जो दरवाजे पर मुझे पापा पापा चिल्ला रहा था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया बच्चे को मेरी गोद में डालते हुए बोली, देखो ना कितना प्यारा है, इसकी सूरत तो तुमसे एकदम मिलती जुलती है। मैंने बच्चे को गौर से देखा। सच में उसकी नाक, आंखें, हंसी सब कुछ मेरे जैसी लग रही थी। और एक और चेहरा भी था जिसे याद करना मेरे लिए पाप था। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझसे कैसे मिलेगा? मैं इसे जानता तक नहीं, आज पहली बार देखा है। और ये मेरा बच्चा थोड़े ही है। बच्चे तो नादान होते हैं, 4 साल का है ना, गलती कर देता होगा। प्रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, ठीक कह रहे हो, 4 साल का है, 2 साल का नहीं। इस उम्र में बच्चे थोड़ा बहुत समझते हैं। मैं नीचे गई थी, ये बहुत अच्छा लगा, सोचा तुम्हारे पास ले आऊं। तुम्हें तो ये पसंद आया था ना? मैंने कहा, हाँ पसंद तो आया, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाई? इसे बाहर भेजो और तुम आराम करो। जितना प्यार करना था कर लिया। मासी जी ने बताया ना, ये नौकरानी का बेटा है। मुझे नौकरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा मत बोलो, कभी कभी हमारी जुबान खुद हमारा नुकसान कर जाती है। ये कहकर वह बच्चे को लेकर बाहर निकल गई। मैं हैरानी से उसे जाता देखता रह गया। प्रिया बहुत संवेदनशील थी। कभी उसकी बातें दिल खुश कर देतीं, कभी उदास और कभी उलझन में डाल देतीं। आज उसने मुझे उलझन में छोड़ दिया। 10 मिनट बाद वह लौटी, बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई, फिर फ्रेश होकर आई और चुपचाप लेट गई। मैंने उसे परेशान नहीं किया और खुद भी गहरी नींद में सो गया। रात को जब आंख खुली तो बहुत सुकून था। कई दिनों बाद न तो वह पापा की आवाज गूंजी, न स्लीप पैरालिसिस हुआ। बस चैन की नींद आई और चैन से जागा। उठकर देखा तो कमरा खाली था। प्रिया फिर कहीं चली गई होगी। मैं फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो घर में अच्छी अच्छी खुशबू फैली थी। चुपके से पापा के पास सोफे पर बैठ गया। मैं कुछ बोलता इससे पहले मम्मी किचन से निकली और प्यार से बोली, बेटा, मैंने तुम दोनों की पसंद का सारा खाना बनवाया है, चलो अब सब मिलकर खाते हैं। प्रिया कहाँ है? मैंने कहा, मम्मी, वो तो पहले ही नीचे आ गई थी। मम्मी बोली, नहीं बेटा, वो तो अब तक नहीं आई। ये सुनते ही मैं चौंका और बोला, कमरे में भी नहीं थी, मैं तो समझा था नीचे होगी, फिर कहाँ चली गई? मुझे फौरन घबराहट हुई। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, इसे घर की अच्छे से जानकारी भी नहीं, मैं तो सुबह इसे पूरा घर दिखाने वाला था। तभी मासी जी किचन से निकली और बोली, छोटे साहब, मैंने छोटी बहू को सिया के कमरे की तरफ जाते देखा था। वो वहीं है, उसके बच्चे के साथ खेल रही हैं। मैं गुस्से में बोला, ये सिया कौन है? और अपने बच्चे को क्या सिखाया है कि हर आने वाले को पापा बोलता है? मम्मी ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। सिया बहुत अच्छी लड़की है, उसका बच्चा भी बहुत प्यारा है। बेचारी बीमार रहती है,
कोई पुरानी बीमारी है, मजबूरी में हमारे यहाँ काम कर रही है। मुझे तो दोनों माँ बेटे अपने जैसे लगते हैं। मैं और गुस्सा होकर बोला, मम्मी, मैंने कितनी बार कहा है कि गरीबों को ज्यादा तवज्जो मत दो। आप सुनती ही नहीं। देखो ना, इनका बच्चा मुझे पापा पापा कर रहा है और मेरी पत्नी उसके पीछे पागल हुई जा रही है। आप ऐसे लोगों को घर में घुसने क्यों देती हो, जो घर का माहौल खराब करें? इतना कहकर मैं तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा प्रिया को वापस लाने और उस सिया को समझाने का था कि अपने बच्चे को सही तमीज सिखाए। सीधे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रहा था, पर जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरे पैर भारी होते जा रहे थे। एक पल को दिल किया कि वापस लौट जाऊं। जो होना है प्रिया खुद देख लेगी, मैं बाद में समझा दूंगा कि नौकरों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। अब दरवाजे के ठीक सामने पहुंचकर पीछे मुड़ना मुझे अपनी बेइज्जती लग रही थी। अगर प्रिया को साथ लिए बिना लौटता तो घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखते या मजाक उड़ाते। इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस ही गया। नौकरों के कमरों की पंक्ति में चलते हुए मेरी नजर दूसरे दरवाजे पर पड़ी, जहां बाहर एक छोटी सी साइकिल खड़ी थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यही सिया का कमरा होगा। बिना कुछ बोले मैंने दरवाजा खटखटाया और भीतर कदम रखा, पर अगला ही पल मेरे होश उड़ गए। जमीन पर प्रिया बैठी थी और पलंग पर वहीं सिया लेटी हुई थी। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया हो। 7 साल पुराना वो दिन एक झटके में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं वहीं जम सा गया। सिया भी मुझे देखकर पत्थर हो गई। उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। तभी प्रिया घबरा कर उठी और बिना एक शब्द बोले तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसी वक्त गहरी नींद में सोया हुआ वो नन्हा बच्चा बड़बड़ाया, पापा, पापा। हम दोनों की नजर उस पर चली गई। मैं कुछ बोलता इससे पहले प्रिया पीछे से लौटी, मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, कमरे में चलिए, वहां बात करेंगे, यहां नहीं। मैं जाना तो चाहता था, पर मेरी आंखें सिया के चेहरे पर अटकी थीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, रंग पीला पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था जैसे सालों से जिंदगी उसे चबा रही हो। आखिर मैंने सिर हिलाया और प्रिया के साथ बाहर निकल आया। खाने का इंतजाम हो चुका था, टेबल पर सब सज चुका था। मम्मी हमें आवाज दे रही थीं, पर मैं बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। प्रिया जिस तरह बातें कर रही थी, उससे साफ लग रहा था कि उसे सिया के बारे में बहुत कुछ पता है। और वो कोई मामूली नौकरानी नहीं थी, वो मेरे पुराने काले सच का जीता जागता सबूत थी। कमरे में घुसते ही प्रिया सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी कुछ पल के लिए हिल नहीं पाया। जिस पाप को मैं सालों से दबाए बैठा था, जो हर रात मुझे तड़पाता था, वो आज मेरे अपने घर में सांस ले रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो जोर जोर से रोते हुए चीखने लगी। उसका ये रोना मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैंने सख्ती से कहा, कुछ तो बोलो, सिर्फ रोना है या मुझे भी बताओगी? अगर यही करना था तो मुझे भारत क्यों लाई? कौन सा सच मम्मी पापा को बताना चाहती हो? और सिया को? मुझे लग रहा है तुम उसे जानती हो। जो भी है मुझे सच बता दो। मेरी बात सुनते ही उसने एक झटके में जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। मेरा कॉलर पकड़ा और चीखी, तुझे लगता है मुझे कभी सच नहीं पता चलेगा? सब पता चल गया है कि तू कितना नीचे गिरा हुआ इंसान है। तेरी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरी कोख सूनी रह गई। मैं हैरान होकर उसे देखता रह गया। जिंदगी तो मैंने बर्बाद की थी, वो खुद पर इल्जाम क्यों ले रही थी? मैंने कहा, सिया के साथ जो हुआ वो मैंने किया। पाप मेरा है, तू इसे अपने ऊपर क्यों ले रही है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब तू सिया की इज्जत लूटकर लंदन भाग गया था, उस वक्त तकदीर ने मुझे उससे मिलवा दिया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। अगले दिन उसकी माँ बहन उसे जिस अस्पताल में ले गईं, मैं भी वहीं थी। मुझे भी लंदन की फ्लाइट थी, अपना चेकअप करवाने गई थी। वहां सिया का हाल देखकर मेरी आंखें भर आईं। एक लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था। डॉक्टर ने उसकी माँ बहन से कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करो, ये केस बनता है। पर वो शरीफ घराने की थीं। बोली, जिस हैवान ने ऐसा किया हम उसे जानते तक नहीं। सिया इस हाल में कुछ बता भी नहीं सकती, और हम अपनी बेटी की बाकी बची इज्जत भी नहीं गंवाना चाहते। बस इलाज करवाकर चले जाना चाहते थे। मैंने देखा वो लोग बहुत गरीब थे,
इलाज के पैसे तक नहीं थे। मुझे उन पर तरस आया। मैंने सिया के सारे खर्चे उठा दिए, हमदर्दी में मदद कर दी। मुझे क्या पता था कि जिस दरिंदे ने ये सब किया, वही मेरा होने वाला पति है। लंदन जाने से पहले मैंने अपनी एक सहेली को सिया का पता दिया और कहा कि जितना हो सके इनकी मदद करती रहना। मेरी सहेली मुझे सिया की हर खबर देती रहती थी। उसने बताया कि 2 महीने बाद सिया माँ बनने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की, अपनी सहेली से भी कहा कि किसी तरह सिया को समझाए कि बच्चा न रखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगर ऐसा किया तो सिया की जान जा सकती है। मैं डर गई और सहेली से कह दिया कि अब हाथ पीछे खींच लो। फिर मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई कि सिया को पूरी तरह भूल गई। पर एक दिन लंदन में वही सहेली मुझसे मिली और उसने बताया कि सिया के साथ वो जुल्म करने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सब कुछ खोल कर बता दिया, क्योंकि वो सिया के संपर्क में लगातार बनी रही थी। मेरे कहने पर ही गरीब सिया की मदद करती रही। फिर उसे पता चला कि सिया को कैंसर हो गया है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मेरी सहेली की भी शादी हो गई। वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। सिया की बहन की शादी हो चुकी थी, माँ गुजर गई थीं। वो अपने बच्चे को लेकर दर दर भटकने लगी। किसी ने मदद नहीं की तो उसने घरों में नौकरी करना शुरू कर दिया। और देखो किस्मत, उसे खींचकर तुम्हारे ही घर ले आई। जब सिया को पता चला कि इस घर का छोटा बेटा तुम हो, उसने तुम्हारी तस्वीर देखी और सब समझ गई। वो बहुत रोई, नौकरी छोड़ने की सोची, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उसे इतना प्यार और इज्जत दी कि वो रुक गई। सोचा, तुम तो लंदन में ही रहते हो, कभी आते नहीं, यहीं रहकर इलाज करवाती रहूंगी और बच्चे को पालूंगी। इस तरह वो चुपचाप यहीं रहने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात मेरी सहेली किरण से हुई। इस बार सिया ने सब सच बता दिया। किरण भी लंदन में ही रहती है। जब वो मुझसे मिली तो उसने सारी हकीकत खोल दी कि सिया तुम्हारी ससुराल में है और उसके साथ वो हैवानत तुमने ही की थी। मैं एक पल भी लंदन में नहीं रुकी। तुरंत फैसला किया कि भारत जाकर सिया और उसके बेटे से मिलूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की पर मुझे इतना दया आ रहा था, वही मेरे पति की जुल्म की शिकार है। प्रिया की बातें सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आई। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं खुद था। प्रिया ने तो सिया की मदद की थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। जब सच पता चला तो वो खुद को रोक नहीं पाई और मुझे भारत ले आई। मैं उस पर इल्जाम लगाने वाला कौन होता? सिया ने कॉलेज में मेरे गाल पर तमाचा बेवजह नहीं मारा था। मेरी ही हरकत गलत थी। मैं उसे खिलौना समझता था। जब वो तैयार नहीं हुई तो मैंने जबरदस्ती कर दी। मैं शुरू से अमीर बाप का बिगड़ा बेटा था। सब सोच समझ कर किया और लंदन भाग गया। कभी कभी शर्मिंदगी होती थी, इसलिए मैंने खुद को बदल लिया। प्रिया से शादी के बाद सब भुला दिया था। पर आज 7 साल बाद अपनी ही औलाद और उस माँ को अपने घर में देखकर मैं पत्थर बन गया। जिस औरत से सच छुपाना चाहता था, वही सच का हिस्सा बन चुकी थी। काफी देर तक मैं वैसे ही बैठा रहा, फिर उठा और दोबारा सर्वेंट क्वार्टर की ओर चल पड़ा। अब मुझे सब ठीक करना था। शायद ऊपर वाला इसीलिए मुझे भारत वापस ले आया था। वो नन्ही जान जो हर रात मुझे पापा कहकर पुकारती थी, आज मेरे सामने थी। मैं सिया के कमरे में गया और उसके पैरों में बैठकर रोते हुए माफी मांगने लगा। ऊपर वाले ने मुझे सबसे भयानक सजा दी थी। मैंने एक माँ बेटे को बर्बाद किया तो उसने मेरी गोद सूनी रखी। मैंने उसके पैर छुए तो वो पीछे हट गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, सिया, मुझे माफ कर दे। मैं पछतावे में डूब चुका हूं। अब समझ आया कि मेरे घर बच्चा क्यों नहीं हुआ। मैंने तेरी जिंदगी उजाड़ी, सुकून नहीं मिला, बस तड़पता रहा। तुझे नहीं पता मैंने 7 साल कैसे काटे। हर रात मेरा बेटा मुझे पुकारता था, मुझे माफ कर दे। वो बहुत कुछ बोली, खूब सुनाया। बोली, तुम्हारी वजह से मैं कहीं की नहीं रही। मुझे कैंसर हो गया, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाऊंगी। हम गरीबों के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं भी किसी की इज्जतदार बेटी थी, आज नौकरानी बन गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने वादा किया कि मैं तुझे और बच्चे को बचाऊंगा, तेरा पूरा इलाज करवाऊंगा, बेटे को अपना नाम दूंगा, तुझे पत्नी का दर्जा दूंगा। अब मैं आ गया हूं, जो मैंने बिगाड़ा मैं ही ठीक करूंगा। पर वो बोली,
अब कुछ नहीं हो सकता। मैं मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब मैं और सच नहीं छुपा सकता था। मैं सिया और बच्चे को लेकर घर के अंदर आया और सबको सारी हकीकत बता दी। घर वाले सुनकर हक्के बक्के रह गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगीं। पापा को गुस्सा आ गया। पर जब मैंने कहा कि अब इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, उसे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, तो सब हैरान रह गए। प्रिया चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। उसके साथ भी गलत हुआ था, पर वो तैयार थी कि मैं बच्चे और सिया को साथ ले जाऊं। कुछ दिन बाद मैं दोनों को लेकर लंदन चला गया। वहां सिया का हर मुमकिन इलाज करवाया। हर कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, मेरा पाप धुल जाए, पर नहीं हो सका। लंदन पहुंचते ही 4-5 दिन में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो इस दुनिया से चली गई। जाते जाते भी मुझे माफ नहीं कर पाई। उसकी मौत पर हम दोनों पति पत्नी खूब रोए। इस तरह सिया हमसे बिछड़ गई और मेरा बेटा मेरे पास आ गया। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए मुझे बेऔलाद रखा था, क्योंकि मेरी औलाद तो पहले से थी। मैं उसे पहचानता नहीं था। जब वो मेरे पास आया तो जिंदगी की सारी खुशियां लौट आईं। प्रिया ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। उसकी गोद भी भर गई। कहते हैं ना, जब आप किसी का भला करते हो, ऊपर वाला भी आपके साथ भलाई करता है। आज मैं अपने बेटे और पत्नी के साथ पूरी तरह खुश हूं, पर कभी कभी सिया की याद आती है और दिल पछतावे से भर जाता है। काश वो मरने से पहले एक बार मुझे माफ कर देती। पर शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था कि उसकी आखिरी सांस तब रुके जब उसकी अमानत मेरे पास सुरक्षित हो जाए, वरना मेरा बेटा अनाथ हो जाता और मेरे पाप और बढ़ते जाते। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।